नमस्ते। तो चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने नए मिशन आदित्य L1 को लेकर कमर कस चुकी है। तो इसी कड़ी में मैंने भी सोचा कि एक इनिशिएटिव लिया जाए, एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम इस पूरे मिशन को समराइज कर सके, पूरा मिशन समझा सके, उसको भी समझा सके जिसको फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स या खगोल विज्ञान का इतना नॉलेज ना हो, उसके लिए भी ये वीडियो आसान पड़े। तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है अपेक्षम, तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी इस वीडियो को लेके। तो आप किन चीज़ों को मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में, किन चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो देख लेते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नाम पड़ा आदित्य L1, तो आदित्य L1 की क्या थियरी है, क्यों आदित्य L1 नाम पड़ा, ठीक। दूसरा, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये मिशन कब, कहां, कैसे होगा, इसके बारे में बताऊंगा। अगली चीज, सन को मिशन बनाने के पीछे का क्या रीजन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मॉडर्न डे में हर एक कंट्री यही एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस में जाने का सोच रहा है, हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने के बारे में हर कोई लगा हुआ है। तो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सन को एक मिशन क्यों बनाया, ठीक। अगला चीज, हम सन के एनाटॉमी को समझेंगे, सन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सन के स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो इस पूरे मिशन को समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक। और अगला चीज समझेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस मिशन से आपके क्या गोल हैं, आपके यानी कि इस देश के इसरो, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्या गोल हैं, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ हम आदित्य L1 को लॉन्च करेंगे। और लास्ट में है कि इस सैटेलाइट में क्या पेलोड है। पेलोड क्या होता है? पेलोड होता है इंस्ट्रूमेंट। पेलोड क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो सैटेलाइट के साथ क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, किन किन उपकरणों के साथ हमारी सैटेलाइट लैस होगी, ठीक है। तो कुछ हाईलाइट पॉइंट हैं, आप जान लीजिए क्या, कि इंडिया का ये पहला सोलर मिशन है, पहला सोलर मिशन। इससे पहले इंडिया ने कोई सोलर मिशन नहीं किया है, ठीक। अच्छा, इंडिया ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पहला नहीं, पांचवा मिशन है जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाता है। अभी तक कितने ऐसे मिशन किए हैं? 5, मतलब इसको लेके 5वां। तो अभी तक कौन कौन से हुए हैं? पहला हुआ था चंद्रयान 1, दूसरा हुआ मंगलयान, तीसरा हुआ चंद्रयान 2, चौथा हुआ चंद्रयान 3, और ये 5वां होगा कौन सा? आदित्य L1, ठीक है। अच्छा, इंडिया से पहले मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का ये पहला सोलर मिशन है, ठीक। सन को लेके पहला मिशन है इंडिया का ये। इससे पहले देखिए, इंडिया से पहले इन 3 देशों ने सोलर मिशंस किए हैं, जिनमें से पहला है अमेरिका, दूसरा यूरोपीय यूनियन और तीसरा जर्मनी। और होपफुली हम भी इस मिशन में शामिल हो जाएंगे 2 सितंबर को। उसके साथ में हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा ये जो जर्नी रहे वो कैसी रहे? कामयाबी वाली रहे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा, उसके पीछे का क्या थियरी है। तो जैसा कि हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में या फिर हमारे हिंदू कल्चर में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है, देवता का दर्जा दिया गया है। क्यों? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भगवान को पाने के लिए हमको बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेडिटेट करना पड़ता है, बहुत श्रद्धा के साथ डिवोट होना पड़ता है, ठीक। लेकिन सूर्य ऐसे देवता हैं जो हमको प्रतिदिन दिखाई देते हैं, प्रतिदिन सुबह में उनका दर्शन होता है। तो पौराणिक कथाओं के ही अनुसार सूर्य को देवता माना गया है, और उन्हीं के पिता बताए जाते हैं महर्षि कश्यप को इनका पिता, और माता अदिति को इनकी माता का दर्जा दिया जाता है, कि मतलब महर्षि कश्यप और अदिति के ये पुत्र हैं कौन? सूर्य। तो अदिति के नाम पे सूर्य का नाम पड़ गया आदित्य,
ठीक, तो आदित्य नाम यहां से आया है। अब बात करते हैं L1 की कि L1 क्या है। देखिए स्पेस में बेसिकली हम बात कर रहे हैं सूर्य मिशन की, तो जो अर्थ है और जो सन है इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। बेसिक बात करते हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप क्या टेंडेंसी देखते हैं कि अगर ये स्पेस में कोई एक बड़ा मास है, यानी कि कोई प्लेनेट है या सन है या अर्थ है, तो इसका अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होगा। क्या होगा? इसका एक ग्रेविटेशनल पुल होगा। ग्रेविटेशनल पुल मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके रेंज में आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके रेंज में आता है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस ऑब्जेक्ट को ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, यही होता है ना। लेकिन अर्थ और सन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पे इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस मास का जो ग्रेविटेशनल पुल है, कौन सा ऑब्जेक्ट, यहां पे हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात यह है कि लैग्रेंज ऐसे लोकेशन होते हैं जहां पे अर्थ और सन इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल, पहली चीज आप सुनिएगा, पहला चीज अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल, और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाता है या फिर कहें बैलेंस हो जाता है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर बोलते हैं अर्थ है या सन है, इसके अराउंड हमको किसी चीज को रोटेट कराना है, रिवॉल्व कराना है, ठीक है, इसके अराउंड रोटेट कराना है, रिवॉल्व कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो इसके चारों तरफ, इस अर्थ या सन के चारों तरफ इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में मदद करेगा, इजीली मूव कराने में मदद करेगा। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतनी चीजें जानिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। नेट फोर्स है जो कि विच हेल्प्स ऑब्जेक्ट टू रोटेट इजीली। ठीक है, बस इतनी चीजें, इसके बहुत डीप फिजिक्स में नहीं जाना है। सिंपल सी बात कि लैग्रेंज ऐसी लोकेशन होती है जहां पे अर्थ या सन का ग्रेविटेशनल पुल और ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाता है। ठीक, तो बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, वो सैटेलाइट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट उसके अराउंड चलता है वो बहुत इजीली उस जगह पे सिचुएट रहता है। ग्रेविटी के इफेक्ट से, खींचने से, ग्रेविटी के इफेक्ट से, उसमें होने वाले खिंचाव से वो अपने आप को बचा लेता है। ठीक, तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। इनके नाम के पीछे का क्या मैंने बताया हिस्ट्री, कि महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। कौन? सूर्य। तो अदिति के नाम पे इनका नाम क्या पड़ा? आदित्य। आप समझ गए होंगे। ठीक, आदित्य नाम पड़ा। अब बात करते हैं L1 की। तो L1 क्या है? L1 है लैग्रेंज। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं लैग्रेंज। और अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है? लोकेशन इन स्पेस where gravitational pull equals objects centripetal force। बात समझ आई? मैंने बहुत आसानी से समझाने का कोशिश किया है कि लैग्रेंज वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल फोर्स और बड़े मास यानी कि अर्थ या सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाता है, और जो भी सैटेलाइट उस जगह पे लोकेट करती है वो बहुत इजीली वहां पे रह पाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अर्थ और सन के बीच में कहां पे है लैग्रेंज पॉइंट। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। कितने हैं? 5 पॉइंट हैं। अगर हम मान लें कि हमारा यहां पे हंसता मुस्कुराता हुआ क्या है? सन है, और
हमारे अत्याचारों से थोड़ी सी दुखी कौन है? हमारी पृथ्वी माता है, ठीक, थोड़ी सी दुखी, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे कौन है? सन है। तो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। कितने हैं? 5 पॉइंट्स हैं। 5 ऐसे लोकेशन हैं जिनको हम बोलते हैं L1, L2, L3 और L4, इसके साथ में L5, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, L मतलब लैग्रेंज। सबसे पहला कहां पे है? सन, सॉरी ये कौन है? ये है अर्थ, और ये कौन है? सन। पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, ये है L1, यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है वो यहीं पे आएगा। आदित्य L1 यहीं पे आएगा। कहां पे? L1 पे। दूसरा कहां है? अर्थ के पीछे। यहां पे क्या है? यहां पे है L2, अर्थ के पीछे। तीसरा कहां है? तीसरा है सन के पीछे, ये है L3 पॉइंट, ये है L3 पॉइंट। चौथा कहां है? चौथा है यहां पे L4, और पांचवा कहां है? यहां पे L5। तो एक अगर हम सर्कल बना दें, एक सर्कल में इनको रखने का कोशिश करें तो कुछ यूं आएगा, ठीक है, कुछ यूं आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस L1 पॉइंट पे अपने सैटेलाइट को भेजने के कुछ कारण भी हैं, जिसको मैं आगे वीडियो में जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम आगे बात करेंगे कि क्यों अपने सैटेलाइट को हमने L1 पॉइंट पे ही भेजा है। एक चीज और आप जान लीजिए, फन फैक्ट है कि नासा का जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो किस जगह लोकेट करता है? वो L2 रीजन में लोकेट करता है। और हमारा टेलीस्कोप नहीं है, हमारा जो सैटेलाइट है वो कहां लोकेट करेगा? L1 रीजन में, यहां पे इसको जाना है, ठीक। अब हम आगे की बात करेंगे किसकी? बेनिफिट्स ऑफ L1 पॉइंट एंड कुछ डिमेरिट्स की भी बात करेंगे कि L1 पॉइंट के क्या कुछ डिमेरिट्स हो सकते हैं। देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट की क्या बेनिफिट्स हैं या फिर कहें क्या डिमेरिट्स हैं। देखिए, हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, तो हमको बेनिफिट्स और डिमेरिट दोनों देख के चलना चाहिए कि लैग्रेंजियन पॉइंट को क्यों चुना गया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी सी डिमेरिट हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। देखिए, लैग्रेंजियन पॉइंट पे जैसा कि मैंने बताया है कि आपका ग्रेविटेशनल पुल जो होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा किसका? सन का और अर्थ का, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो बैलेंस आउट कर दिया जाएगा किसके द्वारा? इस सैटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ना ही सन और ना ही अर्थ, मतलब इन दोनों में से कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इस लोकेशन को चुनने का रीजन है कि नो इफेक्ट ऑफ इक्लिप्स। अभी तक क्या होता था कि जब ग्रहण वगैरह लगता था तो हमको लाइव लोकेशन नहीं मिलती थी, मतलब जो भी चीजें रहती थी उसको लाइव हम नहीं देख पाते थे, सन से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था। लेकिन ये जो पॉइंट है L1, ये जो L1 पॉइंट है, इसकी वजह से हम सन को डायरेक्टली देख पाएंगे। कब? 24/7 हम सन को देख पाएंगे। किस जगह से? L1 पॉइंट से, ठीक। अगली बात है कि L1 पॉइंट पे सैटेलाइट को भेजने से जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होंगी वो इजी हो जाएंगी, क्योंकि प्रिडिक्ट करना इजी होगा हमको। उसके लोकेशन या फिर जो भी चीजें हैं उसका हमको 24/7 हमको लोकेशन मिलेगा, ठीक। आगे बात करते हैं किसकी? फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ एनी ट्रबल कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ कैन बी डन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन पे अलग अलग टाइप के तूफान आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेयर बोलते हैं। तो जो फ्लेयर होते हैं, अगर वो बहुत बड़े रूप में हो गए तो उससे स्पेस में रहने वाले हर एक प्लेनेट को या फिर कहें सभी को, इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो भी चीजें हैं सारी चीजों पर प्रभाव डालेगा। कौन? सन का फ्लेयर, सन से होने वाले तूफान। तो अगर हम L1 रीजन पे हैं 24/7 हमेशा उसके साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सन से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हम बहुत पहले और बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और पहले अवेयर भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या हो सकता है कि स्पेस वेदर, देखिए
हर एक जगह का अपना एक वेदर होता है। जैसे हमारा अर्थ है, उसका एक अपना वेदर है। स्पेस में जाएंगे तो स्पेस का अपना वेदर है। मतलब सन के पास जाएंगे तो उसका सोलर वेदर है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सोलर वेदर होता है वो हर एक जगह के वेदर को इफेक्ट करता है। तो इस सोलर वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेस पे, ये भी हम पता कर पाएंगे किससे, इस L1 पॉइंट पे सैटेलाइट भेजने से। ठीक, अब कुछ डिमेरिट की बात करते हैं। डिमेरिट बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ इतनी है कि अगर सैटेलाइट अपने L1 पॉइंट से थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि मतलब जहां पे आपका ग्रेविटेशनल पुल काम करने लगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाए, जो G है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा, अगर वो सन की तरफ हुआ तो सन उसको खींच लेगा, अर्थ की तरफ हुआ तो अर्थ उसको खींच लेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इधर सन और अर्थ विल पुल इट। तो इसी से बचने के लिए क्या होता है, फिजिक्स में हम करते हैं कोर्स करेक्शन। जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं उसका हम करते हैं क्या, कोर्स करेक्शन। याद रखिएगा टर्म कोर्स करेक्शन, यानी कि उसके पाथ को रिलोकेट करते हैं। ठीक है, तो कोर्स करेक्शन, अभी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप जो गया है पहले, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसका हर 21 दिन पे कोर्स करेक्शन होता है। और ये आदित्य L1 जाएगा, आदित्य L1, इसका कोर्स करेक्शन लगभग 23 दिन के बाद होता है, या फिर 23 दिन के अंदर इसका कोर्स करेक्शन होगा, जिससे कि ये अपने पाथ से इधर उधर ना जाए, क्योंकि इधर उधर गया और ग्रेविटेशनल पुल उस पे एक्ट किया तो इधर अर्थ और सन विल पुल इट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरी। अगली बात है कि जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं उसमें से L1, L2, L3, ठीक है, L3 ये सब क्या है, ये तीनों अनस्टेबल हैं टाइम के स्केल पे, इसलिए इनका कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, दोनों रीजन है इसके कोर्स करेक्शन के। ठीक, इसलिए सैटेलाइट्स अंडरगो कोर्स करेक्शन। आगे बात करते हैं L1 और L5 को स्टेबल बोलते हैं टाइम स्केल पे। इसके बहुत ज्यादा डीप फिजिक्स में ना जाके सिर्फ इतनी चीजें जानते हैं कि L1, L2, L3 अनस्टेबल है टाइम स्केल पे, इसलिए यहां पे हमको क्या करना पड़ता है, कोर्स करेक्शन। और L4 और L5 क्या है, स्टेबल है टाइम स्केल पे। ठीक, तो अब हम आगे बात करेंगे किसकी, कब, कहां, कैसे ये सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा या फिर कहें लॉन्चिंग होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े और डिटेल की कि ये स्पेस का जो मिशन है वो कब, कहां, कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कब ये होने वाला है, 2 सितंबर 2023 को ये होने वाला है प्रक्षेपण। 11:50 AM पे इसकी लॉन्चिंग होगी। लोकेशन है इसका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और किस गाड़ी से जाएगा ये भी जानना जरूरी है। PSLV रॉकेट है जिस पे बैठ के खूब मज़े से ये लॉन्च होगा। ठीक, कितने समय में ये पहुंचेगा, 4 महीने में पहुंचेगा अपने गंतव्य तक। और कितने वक्त तक काम करेगा, लगभग 5 साल तक इसको वहां पे काम करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसके जर्नी का एक डायग्राम बनाते हैं तो इसको कहां से कहां तक जाना है। वेयर, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसको इस पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर सूर्य की तरफ जाना है। कितना, 15 लाख किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है और 15 लाख किलोमीटर जाना है किसको, किसको आदित्य L1 को। ठीक है, यानी कि 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहेगा कौन, ये सैटेलाइट इस सन से। इस सन से कितनी दूरी रहेगी सैटेलाइट की, या कहें L1 जोन की, 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की। अगर हम थोड़े फैक्ट चेक की बात करें तो अगर सूर्य के डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1% डिस्टेंस बस कवर करेगा। अगर हम इस अर्थ से सूर्य की डिस्टेंस को मानते हैं 100%, तो हमारा जो सैटेलाइट है वो कितने परसेंट की डिस्टेंस तय करेगा, 1% की डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मून से कंपेयर कराते हैं तो मून के 4 डिस्टेंस को कवर करेगा कौन, आदित्य L1 रॉकेट। अब हम बात करते हैं हाउ में बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाउ की बात करते हैं कि कैसे इसकी लॉन्चिंग होगी तो बहुत ज्यादा फिजिक्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि कैसे ये लॉन्च होगा और कब, कैसे अपने गंतव्य तक ये पहुंचेगा।
अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ, कैसे ये इसकी लॉन्चिंग होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आप क्या देखते हैं कि एक रॉकेट से बहुत तेजी से, बहुत तगड़ी स्पीड से पृथ्वी से ऊपर की तरफ क्या होता है, जाता है, जो भी सैटेलाइट होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिंपल सी चीज कि रॉकेट के साथ बहुत तगड़ी स्पीड से, बहुत तगड़ी वेलोसिटी के साथ उड़ता है। किस लिए बहुत तगड़ी वेलोसिटी के साथ? जिससे क्या हो, जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है उसको ये क्या कर दे, ओवरकम कर दे। बहुत तगड़ी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता है जिससे कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल को क्या करे, रॉकेट ओवरकम कर दे और पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाए। कक्षा मतलब क्या, वो कक्षा यानी कि जहां तक, जिस जगह पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन, एक टर्म है जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो से भी आपको समझाया था, क्या, ग्रेविटी असिस्ट। क्या, ग्रेविटी असिस्ट। ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, बस आप ऐसे जान लीजिए कि स्पेस में जो भी ऑर्बिट का चेंज होता है वो ग्रेविटी असिस्ट के मदद से ही होता है। बेसिकली ऐसे जानिए कि मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, अगर हम बोलते हैं कि यहां पे सन है, यहां पे पृथ्वी है, तो अगर इस पृथ्वी से बाहर आ गया, इसकी कक्षा से बाहर आ गया, तो इस जगह पे ये रोटेट करेगा, लेकिन इसको यहां आना है तो वो कैसे आएगा, वो ग्रेविटी असिस्ट की मदद से आएगा। कैसे, ऐसे बात समझ रहे हैं, ऐसे करके अगर ये L1 पॉइंट है, कुछ इस तरीके से वो आएगा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कुछ ऐसी एक पाथ को बनाते हुए ये इस L1 पॉइंट तक आएगा। ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, बस ऐसे जान लीजिए कि वेलोसिटी कम या ज्यादा करता है और क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। तो डायरेक्शन चेंज करके आप क्या कर देते हैं, अपने ऑर्बिट को भी चेंज कर लेते हैं। ग्रेविटी असिस्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई देखो, अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो ये तो है नहीं कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली में फ्यूल भर के लेके जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको रॉकेट में जाना है, चीजों को बहुत कंप्रेस करके ले जाना होता है। तो ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, कम फ्यूल में ज्यादा काम करते हैं। यानी कि जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। किसकी मदद से, ग्रेविटी असिस्ट की मदद से। तो आपको 3 चीजें पता चल गई कि कब लॉन्च होगा, कहां लॉन्च होगा और कैसे लॉन्च होगा। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर सूर्य को ही हमने मिशन के रूप में क्यों चुना, क्यों हम किसी हैबिटेबल प्लेनेट या फिर कहीं मार्स को ही और ज्यादा एक्सप्लोर करने की बजाय सन को एक मिशन क्यों बनाए हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि वाई सन, हमने सन को ही क्यों चुना अपने इस मिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कारण बोला जाता है कि जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, जो मैंने बिग बैंग थियरी वाला वीडियो बनाया था, कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, चीजें अपनी जगह से दूर जा रही हैं। एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और चीजें बढ़ती हुई, दूर होती हुई चली जा रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हर एक गैलेक्सी में एक पेरेंट स्टार होता है। तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का पेरेंट स्टार कौन है, सन है। ठीक, पेरेंट स्टार कौन है, सन है। तो जो भी चीजें बन रही हैं या फिर कहें जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका रीजन कौन रहा है, कहीं ना कहीं उसका रीजन रहा है सन। तो जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका भी कहीं ना कहीं कारण कौन रहेगा, सन होगा। कौन होगा, सन होगा। इसलिए हमको सन को समझना बहुत जरूरी। अच्छा, मैंने बोल दिया सन डिस्ट्रक्शन का कारण होगा, तो लोग ऑब्जेक्ट कर सकते कि क्यों डिस्ट्रक्शन का कारण होगा। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हर एक जगह का अपना एक वेदर होता है, कि अर्थ का कुछ वेदर है, स्पेस का कुछ वेदर है, अलग अलग प्लेनेट का कुछ वेदर है। तो ये सारा जो वेदर है ना, ये सारे वेदर किसके द्वारा इफेक्ट होते हैं, सोलर वेदर के द्वारा। किसके द्वारा, सोलर वेदर के द्वारा। तो सन को स्टडी करने का एक रीजन ये भी है कि हम जब सोलर वेदर को जान जाएंगे तो हम, देखिए क्या होता है, आप जानते होंगे कि जैसे साइबेरियन क्रेन का नाम सुने होंगे। होता क्या है, वो ठंडे जगह पे रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको अनुभूति होती है, क्या होता, अनुभूति होता, पता चलता है कि अब धीरे धीरे ठंड क्या हो रहा है, इस जगह से
ठंड खत्म हो रहा है तो वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। यानी कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि हमारे जगह पे ये जो जगह है जहां पे मैं अभी रह रहा हूं वो हैबिटेबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना एक प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे भी होगा कि अगर हमको पता चल जाएगा कि सन में या फिर सोलर वेदर में कुछ चेंज आ रहा है तो उससे हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसकी वजह से अलग अलग प्लेनेट पे क्या वेदर चेंज होंगे, क्या स्पेस में वेदर चेंज होंगे। अच्छा, ये सभी वेदर चेंज हमारी पृथ्वी पे क्या चेंज लाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। क्यों? क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आवर लाइफ, व्हाट मैटर्स इज आवर लाइफ। ठीक है, तो इसलिए भी हमको क्या जरूरी है, सन को समझना। अब हमने बोला कि सन क्या है, लाइफ और डिस्ट्रक्शन दोनों का कारण है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस जगह से, L1 पॉइंट से। तो L1 पॉइंट पे सैटेलाइट भेजने का एक और कारण है, बेनिफिट है क्या, कि सन से जो भी तूफान या फिर कहीं जो भी प्रॉब्लम पृथ्वी की तरफ आएगा, देखो हमको पता नहीं चलता है ना, हम यहां बैठ के YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं क्या कि आदित्य L1 मिशन होने वाला है, चंद्रयान 3 का लॉन्च और लैंडिंग हो रहा है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारे इस जगह से बाहर भी एक दुनिया है और वहां पे भी कुछ ना कुछ चीजें लगातार हो रही हैं। आप कभी गूगल करना कि हमारे इस पृथ्वी से बाहर क्या क्या हो रहा है, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कितने खतरे हमारे तक आते हैं लेकिन हम बच जाते हैं, किसी ना किसी कारण से हम बच जाते हैं। तो वही कारण है क्या कि सन की तरफ से भी बहुत सारे खतरे हमारे तक आ सकते हैं, जिनका नाम क्या है, सोलर फ्लेयर्स। फ्लेयर क्या होता है, सन का जो तूफान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर। तो अभी यहां पे जाने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि सोलर फ्लेयर की वजह से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम अगर पृथ्वी को इफेक्ट करती है तो उसको पृथ्वी की तरफ जाना होगा, और अगर वो पृथ्वी की तरफ जाएगा तो उसका रास्ता यही होगा, जो रास्ता L1 पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो हम क्या कर लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को पहले क्या कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे। बात समझ आई? आई होप समझ आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी, फ्लेयर्स की। ये जो सोलर फ्लेयर है ना, वो इतने डेंजरस हैं कि पृथ्वी पे कंप्लीट ब्लैकआउट ला सकते हैं। कैसा ब्लैकआउट ला सकते हैं, और हार्म कर सकते हैं किसको, हमारे सैटेलाइट्स को, हमारे जीपीएस सिस्टम को, हमारे मोबाइल नेटवर्क्स को, इवन पावर सप्लाई और एयर सर्विसेज भी सोलर फ्लेयर्स की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। अब आप सोच के बताइए, क्या सन पे मिशन भेजना वेस्ट ऑफ मनी है? आप बताइएगा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर। मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि सन को समझना बहुत जरूरी है। सन के अंदर बहुत से गूढ़ रहस्य शामिल हैं, जिनकी बात हम किस में करेंगे, एनाटॉमी ऑफ सन में करेंगे। किसकी? एनाटॉमी ऑफ सन में किसकी बात करेंगे, सन में छुपे कुछ गूढ़ रहस्यों की। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ सन की। मैं कुछ विजुअल के माध्यम से भी आपको समझा दे रहा हूँ। कुछ विजुअल आप अपने अगल बगल देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा। और आपके सामने भी मैं एक फिगर बना दिया हूँ, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर सुंदरता के बियॉन्ड आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। देखिए, सूर्य जो है वो 6 लेयर में बटा हुआ है। कितने लेयर में? 6 लेयर में। सबसे अंदर वाला लेयर है कोर, फिर है रेडिएटिव जोन, फिर है कन्वेक्शन जोन, फिर है फोटोस्फीयर, फिर है क्रोमोस्फीयर, फिर है कोरोना। वैश्विक महामारी वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोरोना तो है लेकिन वैश्विक महामारी वाला है नहीं है। बहुत दर्दनाक था। चलिए, किसी के पापों की सजा किसी ने झेला, क्या कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं किसकी, सन की। देखिए, पॉसिबली जो फोटोस्फीयर है उसको हम बोल सकते हैं क्या, सन का सरफेस। जैसे पृथ्वी के सरफेस पे हम रहते हैं, इसके ऊपर पृथ्वी का क्या है, इन्वायरमेंट है। हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, इसके ऊपर क्या है, पृथ्वी का इन्वायरमेंट है। अलग अलग क्या है, स्फीयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, फेजेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह मान सकते हैं कि फोटोस्फीयर क्या है, सन का सरफेस है। और बाकी क्रोमोस्फीयर और कोरोना बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं हम एटमॉस्फेयर है। किसका? एटमॉस्फेयर किसका है, सन का है। और ये बाकी कोर, रेडिएटिव जोन और ये कन्वेक्शन जोन, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इनर लेयर्स। क्या बोल सकते हैं, इनर लेयर्स हैं किसके, सन के।
तो सबसे बड़ी बात आती है कि है क्या प्रॉब्लम, है कहां प्रॉब्लम? ये है कि देखिए, अभी तो गर्मी चल रहा है, बहुत जबरदस्त गर्मी है, आप देख सकते हैं हम पूरे गर्मी में भीगे हुए हैं, लेकिन क्या आने वाला है? ठंड आने वाला है। तो आप क्या पाओगे कि ठंडी बहुत जबरदस्त बढ़ेगी ना, तो आप कहाँ जाओगे? आग के पास जाओगे, हीटर के पास जाओगे। तो थर्मोडायनेमिक्स या कहें गर्मी का क्या नियम है, हीट का क्या नियम है? हीट का यही नियम है कि अगर हम एक हीटर के पास रहते हैं, अगर ये हम बोल रहे हैं क्या है, ये हमारा हीटर है, तो हीटर के जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत सुंदर बात, समझ आया? अच्छा, हीट का दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट से, जहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे दूर जाएंगे तो क्या होगा? हीट रिड्यूस होगा। बात समझ आ रहा है? गर्मी के दो नियम हैं। अगर आग के पास आप जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, आग से दूर जाएंगे तो गर्मी कम होगी। यहीं पे आता है सन का क्या गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य ये है कि जो सन का एटमॉस्फेयर है, यानी कि सन के पास, सन का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, यहां का जो टेम्परेचर है वो किसमें है? वो मिलियन में है। मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड भाई साहब, इतने में आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो गया। समझ आ रहा है? इतने में आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे मालिक, 100 में तो पानी उबल जाता है, उबलता है ना? 100 में पानी अगर उबल जा रहा है तो मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में क्या क्या उबलेगा, आप सोच के देखो। बात समझ आ रही है? और इसका जो सरफेस, पॉसिबल सरफेस है, फोटोस्फीयर, यहां का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो एक बार सोचो, ये हीट के नियम के खिलाफ जा रहा है कि नहीं? हीट के नियम के खिलाफ जा रहा है कि नहीं? ये भी इसका गूढ़ रहस्य है, मुख्य रहस्य या कहें गूढ़ रहस्य है। गूढ़ ऐसे लिखाएगा ना, थोड़ा सा हिंदी कमजोर है तो माफ करिएगा उसके लिए। लेकिन द थिंग इज कि आप जैसे जैसे सन के एनवायरनमेंट के पास जाएंगे हीट बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके किसके पास, सन के सरफेस पे जाएंगे हीट क्या होगा? कम होगा। सन के सरफेस पे हीट लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सन के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो भाई साहब मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक, तो ये इशू है। तो ये हमने समझ लिया क्या, इसके एनाटॉमी को। तो आप बोलोगे इसका क्या सिग्निफिकेंस, आप क्यों समझाए हो? हमारा जो सैटेलाइट है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सन को स्टडी करना। तो सन के किस जगह को स्टडी करेगा? मुख्यतः इन्हीं दो लेयर को, यानी कि सन के इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा। कौन? हमारा सैटेलाइट, जिसका क्या नाम है बच्चों? आदित्य L1। बहुत सही। किसको? क्रोमोस्फीयर, कोरोना के लेयर को समझेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस मिशन से क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए हैं, और लास्ट में एक बहुत कंपाइल्ड फॉर्म में बात करेंगे किसकी? पेलोड्स की, कि इस सैटेलाइट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स की, कि किन ऑब्जेक्टिव या कहें किन एस्पिरेशन के साथ हम अपने इस मिशन को लॉन्च कराने वाले हैं, किन उम्मीदों के साथ। तो इसरो ने अपने ब्रोशर में ये कुछ चीज़ें लिख के दी हुई हैं कि इतनी चीज़ों की लगभग स्टडी के लिए हमारा ये मिशन कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे पहला चीज़ है कि स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर, कोरोना एंड क्रोमोस्फियर। अब आप यहां समझ पा रहे होंगे कि आपको एनाटॉमी समझना क्यों जरूरी था। क्योंकि अगर आप एनाटॉमी नहीं समझ पाए होते तो आप बिल्कुल ये नहीं जानते कि कोरोना और क्रोमोस्फियर क्या है। ऊपरी एटमॉस्फेयर है किसका? सन का। एक बात और कि कोरोना एक वैश्विक महामारी नहीं है, कोरोना सन का एक ऊपरी लेयर है। बात समझ आई? अगली चीज, स्टडी ऑफ क्रोमोस्फियरिक एंड कोरोनल हीटिंग। वही बात जो मैंने बताया था क्या, कि सन के सरफेस पे हीट, सन के एटमॉस्फेयर में हीट कहीं ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू सन के सरफेस पे, यानी फोटोस्फियर से कंपेयर करें तो क्रोमोस्फियर और कोरोना इन दोनों लेयर पे हीट मिलियंस में होता है। ठीक, मिलियन डिग्री क्या सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है सुपर हॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस।
सुपर हॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस, मतलब बहुत गर्म होते हैं। कौन से गैसेस? चार्ज गैसेस, यानी कि वो बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। और आगे क्या है? कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स। फ्लेयर्स आप जानते हैं, सोलर फ्लेयर, यानी कि जो सूर्य के द्वारा तूफान निकलता है, इरप्ट होता है, वो सोलर फ्लेयर है। बात आती है कोरोनल मास इजेक्शन की। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? क्लाउड ऑफ एनर्जेटिक एंड हाईली मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा, यानी कि यही जो प्लाज्मा है, इरप्ट्स फ्रॉम सोलर कोरोना दैट मेक्स रेडियो एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस टू अर्थ। कहीं ना कहीं ये जो फ्लेयर है उसका भी कारण कौन है? सीएमईज है। सीएमईज है, यानी कि प्लाज्मा का एक बहुत 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 कैसा बहुत ही एनर्जेटिक और हाईली मैग्नेटाइज्ड ग्रुप, यानी कि क्लाउड, बहुत ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज्ड एनर्जेटिक क्लाउड ऑफ किसका? प्लाज्मा का, जो कहां से इरप्ट होता है? सोलर कोरोना से। और वो क्या करता है? रेडियो एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस टू अर्थ। क्या क्या हो सकता है भाई साहब? पूरी ब्लैकआउट हो सकती है। किस पे? पृथ्वी पे। जीपीएस, एयर सर्विसेज, यानी कि मोबाइल सर्विसेज, कोई भी चीज, सब कुछ खत्म हो सकता है। जो किस पे डिपेंड है? नेटवर्क पे, रेडियो एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पे। ठीक है, अगली चीज क्या है? हीटिंग मैकेनिज्म ऑफ सोलर कोरोना। यहां पे बात हो रहा था कि हम सीखेंगे कि क्यों हीट होता है। अगला यहां है मैकेनिज्म, जानेंगे कि किस मैकेनिज्म से जो कोरोना है, कौन कोरोना है? वैश्विक महामारी नहीं, सन का जो कोरोना है ऊपरी लेयर, वो किस मैकेनिज्म से हीट हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। अगला चीज क्या है? अगला चीज है प्लाज्मा, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, यानी कि यही जो चार्ज गैसेस हैं, इनकी क्या टेम्परेचर है, क्या इनकी वेलोसिटी है, क्या इनकी डेंसिटी है, घनत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीएमईज। बात तो हो गया कि सीएमईज क्या होता है, लेकिन ये सीएमईज डेवलप कैसे होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। भाई हमको मालूम है कि सीएमई ये है, लेकिन सीएमई डेवलप कैसे होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे आगे। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस अकर एट मल्टीपल लेयर, बहुत अलग, भाई ये एक लेयर है, एक ही लेयर है, एक लेयर है, यानी कि अलग अलग लेयर पे जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जो इवेंचुअली क्या करते हैं? लीड्स टू इरप्टिव इवेंट्स, यानी कि जो अलग अलग टाइप के विस्फोट होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसके कारण होते हैं? अलग अलग प्रोसेसेस के कारण होते हैं, जो अलग अलग लेयर पे होते हैं। यानी कि सन के पास अलग अलग लेयर हैं, तो उन अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लास्ट होता है, फ्लेयर्स होते हैं, सीएमईज होते हैं, तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर कोरोना, सोलर कोरोना का मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में। और लास्ट में व्हाट ड्राइव सोलर वेदर, यानी कि सोलर वेदर या फिर कहीं स्पेस वेदर भी, सोलर वेदर, स्पेस वेदर, ये सारी चीजें किसके द्वारा ड्राइव की जाती है, कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है, क्या चीजें होती है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से सोलर वेदर में चेंजेस आते हैं। और कंपोजिशन ऑफ सोलर विंड्स, सोलर विंड्स की क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में भी हम कहां पढ़ेंगे? S1 नहीं, L1 जगह पे, यानी कि L1 लोकेशन से स्टडी करेंगे। L1 लोकेशन क्या है? जहां पे हमारा सैटेलाइट आदित्य L1 रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पेलोड्स की, यानी कि हमारे जो सैटेलाइट जाएगा उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में। चलिए, तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं जिसका नाम है पेलोड, यानी कि हमारे आदित्य L1 मिशन जो है उसके सैटेलाइट के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे। तो ये 7 इंस्ट्रूमेंट टोटल हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और बाकी 3 जो हैं वो इन सीटू पेलोड्स हैं। ठीक है, तो पहला पेलोड कौन सा है? पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफी। इसका काम होगा कोरोना का इमेजिंग करना और स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। दूसरा है सोलर यूवी इमेजिंग, जिसको सूट बोल सकते हैं, उसका काम है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करना। अगला पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे, जो सन एज ए स्टार कैसा है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि सॉफ्ट एक्सरे लेगा और इसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि सन एज ए स्टार कैसा है। अगला है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको ये शॉर्ट में बोल सकते हैं, और इसका काम होगा सन एज ए स्टार ऑब्जर्वेशन ही करना, लेकिन ये हार्ड एक्सरे होगा। अगला 5वां पेलोड है जो कि इन सीटू पेलोड है, वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट।
इसका जो काम है वो है सोलर विंड्स को समझना, यानी कि ये क्या है, पार्टिकल एनालाइजर है। कौन से पार्टिकल, प्रोटॉन्स और इसके साथ में हैवियर आयंस विद डायरेक्शन के साथ में समझेगा, स्टडी करेगा। 6वां है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी कि पापा। क्या है ये है पापा। इनका क्या काम है, सोलर विंड को ही एनालाइज करना, पार्टिकल को ही एनालाइज करना। लेकिन कौन से पार्टिकल, ये है प्रोटॉन्स और ये है इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को विद हैवियर आयन और उनके डायरेक्शन के साथ में। और लास्ट पेलोड है एडवांस ट्राई हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जिसका काम होगा इन सिटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन सिटू मतलब उसके अंदर सन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है आपने पेशेंस के साथ वीडियो को देखा। लेकिन मुझे तब और खुशी होगी जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि बिल्कुल आप इस वीडियो को समझ पाए या नहीं समझ पाए, आसान भाषा में था या कठिन था, या फिर कैसा था, अपने व्यू मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ में इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो ऑफिशियल पे 11:20 से ये जो लॉन्चिंग है वो लाइव आएगी। मैं चाहूँगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि 11:20 पे सुबह में आप ज़रूर टाइम निकालें, थोड़ा टाइम निकालें। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें होती हैं देश की, तो हमें जहाँ पे देश की बात आती है वहाँ पे आप सबको हर जगह से उठ करके यूनाइट होने की ज़रूरत है। और ये हमारे गौरव की बात है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग और उसके लैंडिंग के समय पूरा देश उत्सव की तरह मना रहा था। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसमें जुड़ें और 11:20 AM से इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं और बिल्कुल इसके लॉन्चिंग को देखें। धन्यवाद।